हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे कि बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब वो सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग जब देखेंगे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, सेवरल फैक्टर्स हैं जो लर्निंग प्रोसेस को हिंडर करते हैं। लर्निंग प्रोसेस को क्या करते हैं? हिंडर करते हैं, या मैं बोल सकता हूँ इम्पीड्स करते हैं। इम्पीड्स द लर्निंग प्रोसेस, इम्पीड्स द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो देखो बच्चों, ऐसे दो फैक्टर हैं जो लर्निंग को हिंडर करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो दो ऐसे फैक्टर होंगे जो लर्निंग को हिंडर करेंगे। एक होगा इंटरनल फैक्टर, एक होगा इंटरनल फैक्टर, और एक होगा एक्सटर्नल फैक्टर। एक होगा इंटरनल फैक्टर, एक होगा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या आएगा बच्चों? जो अंदर से कोई भी बच्चा अंदर से क्या दिक्कत है वो अगर पहचान ले। जैसे एक दिक्कत हो सकता है कि इंटेलिजेंस, जो कि एक इंटरनल फैक्टर में जाएगा। इंटेलिजेंस डिसाइड करेगा कि कोई सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है वहाँ पर। और इंटेलिजेंस के अलावा इंटरेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट। कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो उसके प्रति आपका क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए, जो कि एक इंटरनल फैक्टर है जो अंदर से आएगा। नेक्स्ट है टैलेंट। तो होना चाहिए नो डाउट, लेकिन टैलेंट विथ अटेंशन, टैलेंट विथ अटेंशन। अगर प्रॉपर अटेंशन नहीं दोगे तो उस सब्जेक्ट को नहीं सीख सकते आप लोग। ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर दो तीन है, एक है इंटेलिजेंस, एक है इंटेलिजेंस, एक है इंटेलिजेंस, एक है इंटरेस्ट, एक है टैलेंट विथ अटेंशन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, जब हम एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो बच्चे कहाँ कहाँ पर सीखते हैं आउटसाइड। अगर देखें तो एक पहला हो गया फैमिली फैक्टर, फैमिली फैक्टर्स। एक हो गया स्कूल फैक्टर्स, एक हो गया स्कूल फैक्टर, और एक हो गया कम्युनिटी फैक्टर। एक हो गया स्कूल फैक्टर, एक हो गया कम्युनिटी फैक्टर्स। जिसमें भी फैमिली फैक्टर में रोल किसका आएगा बच्चों? रोल ऑफ पेरेंट्स इज इम्पोर्टेंट, रोल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को सिखा रहे हैं, किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आइदर उनको दबाव तो नहीं डाल रहे हैं कोई भी चीज़ सीखने के लिए, या बच्चे अपने हिसाब से सीख रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है जो कि फैमिली फैक्टर में आएगा। स्कूल फैक्टर में क्या आएगा बच्चों? देखो बच्चों, स्कूल जो है ये एक फॉर्मल एजुकेशनल सेटअप है जहाँ पर बच्चे अपना सारा टाइम बिताते हैं, एजुकेशनल सेटअप। तो यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा रहना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट अच्छा रहना ज़रूरी है मतलब क्या बच्चों? स्कूल का या क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक इन द सेंस कि स्टूडेंट एंड टीचर के बीच अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होना चाहिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर को विदाउट एनी हेजिटेशन, जिसकी वजह से स्टूडेंट को सीखने का मौका भी मिलेगा। और टीचर भी फ्रेंडली होने चाहिए जो स्टूडेंट को अपने हिसाब से बता सके कुछ। ठीक है। कम्युनिटी फैक्टर्स मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं बच्चों, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, जो दोस्त हो गए या नेबर्स हो गए। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी काफ़ी हद तक कोई भी चीज़ डिसाइड होते हैं। आसपास के लोग क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब जानना भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। ठीक है। तो ये सारा ब्रॉडली हम देखें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो हमारे लर्निंग प्रोसेस को हिंडर करते हैं। तो हम
पर्टिकुलरली इस वीडियो में बात करेंगे कि सोशल साइंस में ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो बच्चों को समझने में दिक्कत आ सकते हैं। बच्चों को समझने में क्या आ सकते हैं, दिक्कत आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले अगर देखेंगे हम लोग, पहला पॉइंट जो है, जो डिफ़िकल्टी आ सकते हैं उन लोगों को, एक है अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट वे में दिया गया होता है। जैसे डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, ये सब क्या है बच्चों, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसको समझने में बच्चों को दिक्कत आ सकते हैं। जो 7 या 8 स्टैंडर्ड में है, उनके बुक में डेमोक्रेसी के बारे में दिया गया होगा, नेशनलिज्म के बारे में दिया गया होगा, इवन इकोनॉमिक सिस्टम। क्यों दिक्कत होगा ये समझने में उनको? क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाएंगे उस उनके आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेट करने में उनको दिक्कत आएगा। ठीक है, रिलेट करने के बाद उनको समझने में, इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आएगा कि डेमोक्रेसी मतलब क्या है। उसे थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाता है, थियोरिटिकल वे में पढ़ाया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ प्रैक्टिकल। ठीक है बच्चों, तो पहला दिक्कत है कि यहाँ पर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं उनको पढ़ने में या उनको समझने में बच्चों को दिक्कत आ सकते हैं। जैसे डेमोक्रेसी हो गया, नेशनलिज्म, इकोनॉमिक सिस्टम, फेडरलिज्म, सोशलिस्ट, सेकुलर, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं बच्चों। ठीक है, तो हर बच्चे को ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इजीली समझ में नहीं आएगा। तो पहला दिक्कत यही है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझने में उनको दिक्कत आ सकता है। सेकंड है इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है मेमोराइजेशन ओवरलोड। जब हम सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारा ऐसा डाटा होगा जहाँ पर हमको क्या क्या याद रखना पड़ता है। हम देखेंगे तो सोशल साइंस जैसे डेट्स हो गया, इवेंट्स हो गया, नेम्स ऑफ प्लेसेस, ऐसे बहुत सारे एम्पल अमाउंट ऑफ डेट्स, इवेंट्स, प्लेसेस के नाम, ये सब क्या करना पड़ता है, बच्चों को याद करना पड़ता है। और हमको पता है कि हर बच्चे का एक मेमोरी का लिमिटेशन होता है। तो हर बच्चे पूरे डेट्स को नहीं याद कर सकते, पूरे इवेंट्स को याद नहीं कर सकते, पूरे नेम ऑफ प्लेसेस को याद नहीं कर सकते सोशल साइंस के सब्जेक्ट का, जिसकी वजह से उनको क्या होगा, वो सब्जेक्ट उनको क्या लगेगा, ओवरवेलमिंग लगेगा। और जब क्लास में पढ़ा रहे होंगे टीचर तो वो एंगेज नहीं हो पाएंगे क्लासरूम ट्रांजैक्शन में, तो डिसएंगेजिंग ऐसा माहौल क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होता है ये? क्योंकि बच्चे डेवलप नहीं कर पाते कि इफ़ेक्टिव मेमोराइजेशन कैसे करना है। इफ़ेक्टिव मेमोराइजेशन अगर हो जाए तो ये उनको ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा और वो डिसएंगेज नहीं होंगे क्लास में। तो सबसे इम्पोर्टेंट इशू सोशल साइंस के सब्जेक्ट में ये आता है कि बहुत सारे डेट्स को, इवेंट्स को, नेम्स ऑफ प्लेसेस को याद करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको वो सब्जेक्ट ओवरवेलमिंग लगेगा, डिसएंगेजिंग लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मैंने
पिछले वीडियो में भी बताया था, कोई भी अगर सब्जेक्ट सीखना हो किसी बच्चे को, सबसे पहले उसको उस सब्जेक्ट का लैंग्वेज आना चाहिए। लैंग्वेज, कोई भी सब्जेक्ट अगर लिखा गया है उसका एक प्रॉपर लैंग्वेज होता है बच्चों। जैसे मैथ्स लिखा गया है या साइंस लिखा गया है, उन सब का अलग एक वे है, अलग एक लैंग्वेज है, जिसकी वजह से वो एक कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी वैसा ही है, एक बैरियर की तरह से हम ले सकते हैं लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर मतलब यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो कॉम्प्लेक्स वे में लिखे गए होंगे, कॉम्प्लेक्स वे में लिखे गए होंगे। ठीक है, अगर हम एक टॉपिक को देखें जो पढ़ाया जाता है, एक है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब बच्चों को समझ में नहीं आएगा ये क्या है। और फेडरलिज्म को और आसान भाषा में अगर पूछें कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा, ये बुक में लिखा होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स वे, डिसेंट्रलाइजेशन। और इसको पूछें तो ऑटोनोमस रीजन, ये सब टर्म दिए होंगे वहाँ पर बुक में। ठीक है, तो बच्चों को ये अचानक अगर वो खुद से पढ़ें तो उनको पढ़ने में ये दिक्कत आएगा, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बुक में जब दिया गया होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स वे में लिखा गया होता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन को करना, वो बता सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तब बच्चों को अच्छे में समझ में आएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर में क्या है इम्पोर्टेंट, कोई भी अगर कॉन्सेप्ट दिया गया होता है सोशल साइंस में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स वे में लिखा गया होता है, जैसे फेडरलिज्म या डिसेंट्रलाइजेशन या ऑटोनोमस रीजन। ये बच्चे अपने हिसाब से नहीं समझ सकते जब वो पढ़ेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो पढ़ सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि ये क्या दिया गया है। ठीक है बच्चों, मैं पहले भी बताया था, कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो ध्यान में रखना बच्चों, हर सब्जेक्ट का एक नेचर होता है। नेचर ऑफ एवरी सब्जेक्ट, कुछ ना कुछ होता है, नेचर ऑफ सब्जेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसका एक लैंग्वेज रहता है, लैंग्वेज डिसाइड होता है, लैंग्वेज में लिखा गया होता है। और लैंग्वेज इन द सेंस उसका एक प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रहता है, मैं बोल सकता हूँ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रहता है। उस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बच्चों को पहचानना आना चाहिए। जिस बच्चे ने पहचान लिया तो उनके लर्निंग प्रोसेस को क्या करेगा, वो लर्निंग प्रोसेस को वो बढ़ाएगा। अगर कोई बच्चे लैंग्वेज को ही सीख गए उस सब्जेक्ट का, या उसके सब्जेक्ट का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सीख गए, तो उनके लर्निंग प्रोसेस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अगर मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, सोशल साइंस, इसका नेचर कैसा है बच्चों, ये कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में लिखा गया होता है। कोई भी चीज़ क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में लिखा गया होता है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में अगर लिखा गया होगा, जो बच्चे को लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत आता होगा या इंटरप्रेट इजीली नहीं कर पाता होगा, उसको दिक्कत आएगा, ये लर्निंग प्रोसेस इसमें उसको दिक्कत आएगा। क्योंकि सोशल साइंस का नेचर क्या है बच्चों, बहुत सारा चीज़ एक ही जगह में दिया होता है, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में दिया होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस यहाँ पर बच्चों को क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा लैंग्वेज को। अगर वो डिकोड कर पाए तो अच्छे से लर्न कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो जब भी कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, तो पहले देखो वो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो सिलेबस में दिया गया है, तो उस सब्जेक्ट का नेचर कैसा है। हर सब्जेक्ट का एक नेचर रहता है बच्चों, उस नेचर के हिसाब से उसका लैंग्वेज डिसाइड होता है या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। अगर उसका लैंग्वेज और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया, उसी हिसाब से उस बच्चे अगर पढ़ पाए, उसी हिसाब से अगर बच्चे अगर पढ़ पाए, टीचर उनको अच्छे से समझा पाए कि हाउ टू लर्न,
सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर अगर उनको समझा पाया हाउ टू लर्न, तो बच्चे अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। तो जनरली बच्चों को दिक्कत यही आती है कि कैसे पढ़ना है उनको नहीं पता, कैसे समझना है उनको नहीं पता। तो कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो उसका एक प्रॉपर लैंग्वेज होगा, प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा। वो अगर समझ पाए तो उनके लर्निंग प्रोसेस को वो बढ़ाएगा, ना कि घटाएगा। ठीक है, जैसे हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट को देखें, ये कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में लिखा गया होता है हमेशा बच्चों, ये कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में लिखा गया होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगा बच्चों, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ सकता है अगर कोई लर्निंग डिसेबल बच्चा है जिसको डिसग्राफिया हुआ है। डिसग्राफिया मतलब क्या है, जिस बच्चे को डिफ़िकल्टी आए हैंड राइटिंग में, डिफ़िकल्टी विथ हैंड राइटिंग, पहले मतलब लिखने में उसको दिक्कत आ रहा होगा, वो डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आएगा। ऑन पेपर में वो थॉट्स को अरेंज नहीं कर पाएगा, और स्पेलिंग में दिक्कत आएगा। अगर कोई बच्चे को ये सब दिक्कत है, जैसे हैंड राइटिंग में दिक्कत होगा, या थॉट्स को पेपर में कैसे ऑर्गेनाइज करना है ये नहीं पता होगा, स्पेलिंग में उनको नहीं पता होगा, तो सोशल साइंस जब पढ़ रहे होंगे उनको वो हिंडर करेगा, बच्चों उनको क्या करेगा, हिंडर करेगा। जैसे यहाँ पर हम पर्टिकुलरली अगर देखें, रिटन एक्सप्रेशन इशू एक आ सकता है उनको, रिटन एक्सप्रेशन इशू। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया गया होगा, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। वहाँ पर क्वेश्चन है कि 1857 जो रिवोल्ट हुआ था उसका कॉजेस लिखना है। तो बच्चे अगर उनको डिसग्राफिया होगा तो क्या होगा, उनको दिक्कत आएगा किसमें, ऑर्गेनाइजिंग देयर थॉट्स को वो पेपर में नहीं अरेंज कर पाएंगे अगर कोई बच्चे को डिसग्राफिया हुआ होगा। और राइट लेजिबली तो वो अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो सोशल साइंस पढ़ने में अगर कोई लर्निंग डिसेबल बच्चा है जिसको डिसग्राफिया हुआ है, तो उनको डिफ़िकल्टी किस में आता है, पहले बच्चों डिफ़िकल्टी आता है उनको हैंड राइटिंग में। ठीक है, अगर हैंड राइटिंग में आता है, उसके अलावा वो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते पेपर पर, और स्पेलिंग को। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ पर एक्सप्लेन, लाइक टर्म ऐसे आएंगे, तो वो क्या करेंगे, जो बच्चे को डिसग्राफिया है वो उनके थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे और लिख नहीं पाएंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, ये हो गया डिसग्राफिया के बारे में। डिसग्राफिया क्या है, अगर किसी बच्चे को हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी विथ हैंड राइटिंग या ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स ऑन पेपर एंड स्पेलिंग, वो सब बच्चों क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया हुआ है बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 5 में अगर देखेंगे, नेक्स्ट अगर कोई लर्निंग डिसेबल बच्चा है जिसको क्या हुआ है, डिसलेक्सिया हुआ है। क्या हुआ है, डिसलेक्सिया। अगर डिसलेक्सिया हुआ है क्या होता है, देखो इसमें डिफ़िकल्टी इन रीडिंग देन डिकोडिंग टेक्स्ट, पढ़ने में उनको दिक्कत आता होगा, टेक्स्ट को डिकोड करने में दिक्कत आता होगा। अच्छा, ये सब अगर दिक्कत आ रहे हैं तो सोशल साइंस में क्या लिखा होता है,
बहुत सारा चीज़ लिखा होता है सोशल साइंस में। सबसे इम्पोर्टेंट तो टेक्स्ट ही है ना बच्चों, वहाँ पर टेक्स्ट बहुत सारा होता है। अगर कोई बच्चा डिसलेक्सिया में सफ़र कर रहा है तो उसको क्या क्या सोशल साइंस में बहुत सारे टेक्स्ट रहते हैं, तो रीडिंग में दिक्कत आएगा उसको, वो अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा। अगर टेक्स्ट है तो उसको अच्छे से समझ नहीं पाएगा, वो समझ भी पाया तो इंटरप्रिटेशन में उसको दिक्कत आएगा, समझ भी नहीं पाएगा। तो कोई बच्चे को अगर डिसलेक्सिया भी हो गया है तो उनको क्या दिक्कत आएगा, रीडिंग में दिक्कत आएगा, टेक्स्ट को डिकोड करने में दिक्कत आएगा। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट में क्या होता है, बहुत सारा चीज़ लिखा होता है ना बच्चों, तो वहाँ पर उसको रीडिंग में दिक्कत आएगा, समझने में भी दिक्कत आएगा। तो ये हो गया डिसलेक्सिया के बारे में। अगर कोई बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, डिकोडिंग द टेक्स्ट को डिकोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिक चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, अगर और कौन सा चीज़ है जो लर्निंग प्रोसेस को हिंडर कर सकता है बच्चों में, और है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में APD बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जिसमें बच्चों को स्पोकन इंस्ट्रक्शन को समझने में दिक्कत आएगा, स्पोकन इंस्ट्रक्शन को समझने में ऑडिटरी मतलब जो सुन के समझना होता है, तो स्पोकन इंस्ट्रक्शन को वो समझ नहीं पाएंगे जो बच्चे, और उनको दिक्कत आएगा डिस्टिंग्विशिंग ओरल लेक्चर्स और डिस्कशन। अगर टीचर, ज़्यादातर क्या होता है बच्चों, जब हम सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो टीचर जनरली लेक्चर मेथड यूज करते हैं। जनरली कौन से मेथड यूज करते हैं, लेक्चर मेथड, मतलब बोल बोल के पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ओरल लेक्चर जो दे रहे होंगे टीचर, अगर कोई बच्चा का ये इशू है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, तो स्पोकन इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ सकता, ओरल लेक्चर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि अभी क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे आगे लिंक करेगा, उसको समझ में नहीं आता। जनरली सोशल साइंस में जो टीचिंग मेथड अप्लाई होता है, कौन सा मेथड होता है बोल रहा हूँ, लेक्चर मेथड। वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत ही कम यूज करते हैं टीचर, और एक मेथड होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब दिखा के पढ़ाना, प्रैक्टिकली दिखा के पढ़ाना। तो इसमें हम सोशल साइंस में ज़्यादातर कुछ ऐसे दिखा नहीं सकते, सिवाय मॉडल ऐसे अगर बना दे, जैसे हम आर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आर्ट का एक मॉडल बना सकते हैं अपने हिसाब से, आर्ट मॉडल। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इस बहुत सारे ऐसे टीचिंग मेथड हैं जो कोई हर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यूज होता है। और टीचर ज़्यादातर क्या होता है हमारे स्कूल में, लेक्चर मेथड से ही पढ़ाते हैं। तो जिस बच्चे को ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होगा तो स्पोकन इंस्ट्रक्शन को वो समझ नहीं पाएगा, अगर ठीक से ओरल लेक्चर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, डिस्कशन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसमें और एक दिक्कत आ सकता है, अगर जिसको ये है दिक्कत ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, तो सिमिलर साउंड्स को भी वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, सिमिलर साउंड्स में भी उसको प्रॉब्लम आएगा, सेम साउंड में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हिंडर करता है लर्निंग में, वो होगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मैंने क्या बोला, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मतलब, देखो बच्चों, अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं, तो दो चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया था, मेमोरी और अटेंशन, ये रहना बहुत ज़रूरी है, मेमोरी और अटेंशन। मेमोरी से हम
बहुत सारे चीज़ को याद कर सकते हैं। अटेंशन से हम माइन्यूट डिटेल्स को हम रख सकते हैं अपने दिमाग में, माइन्यूट डिटेल्स को। ठीक है बच्चों, तो अटेंशन और मेमोरी ये दोनों चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है, कोई भी अगर सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में क्या होगा, अगर बच्चे को, वो बच्चा ठीक से अटेंशन नहीं दे रहा होगा, तो वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिस करेगा, मतलब वो समझ नहीं पाएगा, लिंकिंग में उसको प्रॉब्लम होगा, लिंकिंग द डिफरेंट कंसेप्ट, वो डिफरेंट कंसेप्ट को लिंक ही नहीं कर पाएगा बच्चों। लिंकिंग द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्या नहीं कर पाएगा, लिंक नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर लिंक नहीं कर पाएगा तो वो समझ नहीं पाएगा। तो जिस बच्चे को अटेंशन डेफिसिट रहता है, जो अटेंशन कम देता है या दे नहीं पाता, तो सोशल साइंस सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो अटेंशन मांगता है बच्चों, तो वो अगर नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट को नहीं सीख पाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी तक आपको बताया कि जब हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो हमको कौन कौन से दिक्कत आ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मेरे को लग रहा है डिस्ग्राफिया के बारे में आएगा, नेक्स्ट है डिसलेक्सिया के बारे में, नेक्स्ट ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, नेक्स्ट है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ये सब दिक्कत आ सकता है। ठीक है बच्चों, अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो मेरे को मैसेज करना। थैंक यू।